हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ, दैट इज़ गॉस थ्योरम। बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, first of all let us try to understand the meaning of area vector. All of you know area is a scalar quantity, लेकिन फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एरिया को वेक्टर भी लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर हम किसी कर्व्ड सरफेस की डायरेक्शन का पता करना चाहते हैं तो कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए मेथड है कि टोटल कर्व्ड सरफेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स से मिल करके वो कर्व्ड सरफेस बना हुआ है। तो जब कर्व्ड सरफेस का एरिया बहुत छोटा हम कर देंगे, जिसको हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कहते हैं, बहुत छोटा जिसको कर देंगे तो वो ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। अब इस प्लेनर सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेनर सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड्स या परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगी। तो उस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाले वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास छोटा सा सरफेस है ds। तो ds का एरिया वेक्टर जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अपवर्ड डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं आप। तो इस वेक्टर को, ds वेक्टर को, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस चाहे कर्व्ड सरफेस है, उसका छोटा सा पार्ट लिया है आपने और उसको प्लेन बनाया है, या ऑलरेडी सरफेस प्लेन है, उस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है दैट इज ds, इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ds एंड डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर n कैप। सो दिस ds इज नोन एज द एरिया वेक्टर। नाउ क्वेश्चन इज, ये आउटवर्ड्स भी हो सकता है और इनवर्ड्स भी हो सकता है, तो इसको आउटवर्ड्स ही क्यों लेते हैं? इट इज अगेन कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन इट इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड्स। ओके, so this is the meaning of area vector. So area vector ds can be written as the magnitude of the vector ds and unit vector n cap. N cap will tell the direction. Okay, then next we have electric flux. So electric flux क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस तरह से मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसका रेट अगर हमने पता करना हो कि किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर यूनिट, कितना वाटर का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया में। तो सपोज आपके पास एक सर्कुलर रिंग है और पानी फ्लो कर रहा है। आप उस रिंग में जो पानी है या वाटर है उसको आप उसमें फ्लो देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम वाटर कब फ्लो करेगा? जब आप उस रिंग को उस फ्लो की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, ओके, अगर आप उस रिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो पानी उसके अंदर से जो फ्लो करेगा वो कम होता चलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द यूनिट एरिया। कोई भी एरिया अगर आपने कंसीडर किया है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब वो भी डिपेंड करेगा जो सरफेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रख रहे हो उसकी ओरिएंटेशन क्या है। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन। Suppose we have this surface, okay, electric field lines are moving toward this side. This is the direction of electric field, and some surface S has been placed in between these lines. Okay, now suppose you consider small surface here. एरिया एलिमेंट ds अगर आप यहाँ पे लेते हैं, छोटा सा सरफेस लेते हैं,
तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दैट इज ds की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। At this point, direction of electric field is like this, but the ds जो area vector है perpendicular आएगा यहाँ पे, so it will be perpendicular to the surface. The angle between the electric field and the area vector is theta here. So for this surface, the angle is there, so the flux will depend upon this one. For this surface, look at this one. For this surface, electric field is along horizontal direction and this is area, small area element, so normal will be like this, so this will be the direction of area vector ds. So ds and electric field E are perpendicular to each other here. So here we can say the value of the angle between the area vector and electric field is 90 degree. For this surface, the area vector is like this and direction of electric field is along this side. So both the vectors are at 180 degree angle. So here the angle will be 180 degree. So अलग अलग सर्फेसिस के लिए ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो अलग अलग सर्फेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उनका नंबर भी अलग अलग होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। ओके, सो इन द नटसेल वी कैन से वी विल ट्राई टू फाइंड इन विच सरफेस एरिया द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर एंड इन विच दे आर लेस। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल सरफेस ds is noted by d phi. Okay, now this d phi will be equal to d phi will be equal to the product of electric field and area vector. So here d phi, note this one, I think this is missing here, d phi is equal to E ds. Now suppose the angle is theta between E and D, so its horizontal component will be equal to ds cos theta. So electric field will be equal to E, so electric flux d phi will be given by, so please write down here, it is missing, d phi is equal to the product of electric field E into ds cos theta, E into ds cos theta. So d phi is equal to d phi, you can say this is equal to E into ds cos theta. So what is the value of d phi, and that is equal to E ds cos theta. So if we want to find out the total flux, total electric flux phi over the whole surface, अगर टोटल फ्लक्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो यू नो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा. सो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा फार्मूला बन जाएगा टोटल फ्लक्स का. सो वी कैन ऑल्सो से दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस. यू कैन एड हियर वेक्टर ई डॉट डी एस. So this is the formula for flux. You know, electric flux is a scalar quantity, but it is a property of vector field. SI unit find out कर लेंगे आप. तो SI unit
इलेक्ट्रिक फील्ड ई के और ds के जो असाइंड हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई का आएगा न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, यू कैन चेक ऑल्सो योरसेल्फ। देन डायमेंशनल फार्मूला will be equal to, so you will find out the dimension formula also. So it will be mlt minus 2 at minus 1 L2, right? That is the dimension formula for electric field, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके you can solve that one and you will get here m1 L3 t minus 3 and a minus 1. So please calculate this one yourself. Then the electric flux will depend upon the orientation of the surface, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस तरह से आपने रखा है। सो इफ theta is equal to you can say theta is acute angle, that is it is between 0 and 90 degree, so you will get the value as positive. And if theta is 90 degree, so cos 90 will become 0, so phi will be equal to 0. Okay, so for theta greater than 90 and less than 180, that is if theta is obtuse, the phi is negative. From here we can conclude that phi can be positive, phi can be 0 and phi can be negative. It depends upon the angle theta. Remember, angle theta is the angle between area vector and direction of electric field, and area vector will be normal to that surface at that point. जिस भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, जहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहते हैं, वहाँ पे स्मॉल एरिया जो आप चूज करते हैं उसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ समझने की है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव गॉसेस लॉ। सो गॉसेस लॉ थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। It states that the surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface, which is called Gaussian surface, in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. मतलब मान लीजिए आपके पास कहीं भी चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास चार्ज है एट पॉइंट Q, एट पॉइंट O, द चार्ज इज Q, राइट। इसके बाहर आप एक इमेजिनरी सरफेस, सपोज करो, रेडियस जिसका R है, तो अगर ये आप प्लेन में लेते हैं इट विल बी स्फेरिकल। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस होता है इसकी क्या खूबी है, इसके ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज सेम, राइट। तो गॉस ने कहा कि टोटल फ्लक्स इस सरफेस, क्लोज सरफेस जो है, ये जो क्लोज सरफेस ये वाला हमारे पास बन रहा है, इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। इससे बाहर अगर कोई चार्ज है तो वो नहीं लेना है। ये सरफेस जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज इमेजिनरी सरफेस, इट कैन बी टेकन ऑफ एनी रेडियस। तो टोटल चार्ज आपने इस सरफेस के अंदर देखना है, विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, राइट। सो नेट इन चार्ज जो आएगा इसके अंदर, वो आपने
टोटल निकालना है, सम करना है उन चार्जेस का। मान लीजिए ज़्यादा चार्जेस हैं तो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यहाँ पे एक चार्ज लिया है तो क्यू ही आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा चार्जेस हैं तो आपके पास सबको आपने सम करना है, तो नेट चार्ज आप निकालेंगे, नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसिस थ्योरम. Okay, now let us talk about the proof. Here we have taken positive charge q at point O, and I discussed here we have taken this one as the Gaussian surface. Suppose Gaussian surface पे एक पॉइंट लेते हैं, आप इसको P पॉइंट मार्क कर सकते हैं। मान लो एक पॉइंट लेते हैं ये, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, छोटा सा एरिया सपोज करते हैं, राइट। सो वो एरिया एलिमेंट क्या होगा, ds होगा। सो इस ds के, ये जो एरिया एलिमेंट बना ds आपका, इसका एरिया वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और गॉसियन सरफेस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। सो इट इज ऑल्सो लाइक दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E and ds are in the same direction. Vector E and vector ds are in the same direction. So here the value of theta will be equal to 0 degree. Okay. So small flux through this at this point d phi will be equal to the dot product of E dot ds. So d phi is equal to E dot ds. E की वैल्यू आप डालते हैं यहाँ पे, तो 1/4 pi epsilon naught q by r square यूनिट वेक्टर r cap एंड ds यूनिट वेक्टर n cap. यहाँ पे आप n cap रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो d phi विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q ds by r square यूनिट वेक्टर r cap dot n cap. नाउ व्हाट इज r cap dot n cap? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा दोनों में, 1 into 1 into the angle between these two is 0 degree. So 1 into 1 cos of 0 degree equal to 1. So इसको रिप्लेस कर देंगे 1 से. So d phi will be equal to 1/4 pi epsilon naught and this is 1 q ds divided by r square. ये आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास d phi की वैल्यू आ जाएगी. If you want to find out, now you are to find out the total flux. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. तो डी फाई को इंटीग्रेट अगर आप करेंगे 1/4 pi epsilon naught q by r square, these quantities are constants, they will be taken out. So you are left with only integration of ds closed over closed surface. ये जो सर्कल लगाया है, this represents the integration over the closed surface ds. This is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square and integration of ds. अब ds plus ds plus ds, all the small elements of the surface, जो surface ले रहे हैं हम गॉसियन surface S, इसमें ds छोटे छोटे एलिमेंट्स हम सपोज कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर दें तो आपके पास टोटल स्फीयर बनेगा. टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 pi r square. ये वैल्यू आप डालेंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस 4 pi will be cancelled out, r square will be cancelled by r square. You are left with q upon epsilon naught. So you can see total flux, that is E dot ds integration, is equal to q by epsilon naught. Q by epsilon naught. This is the proof of Gauss's theorem. Okay, I think you might have got it. Next is what is the definition of Gaussian surface? So I told you here it has been defined. मैंने बता दिया Gaussian surface क्या होता है. एक इमेजिनरी सरफेस है किसी चार्ज के बाहर या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर या किसी चार्ज बॉडी के बाहर या अंदर भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन उसकी क्या खूबी होनी चाहिए, ऐसा सरफेस है वो जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी. ये जरूरी नहीं है ये स्फीयर ही होगा, इस केस में स्फीयर था. इट कैन बी प्लेन ऑल्सो, इट कैन बी सिलेंडर ऑल्सो, है ना. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है. सो लेट अस डिफाइन दिस वन.
Gaussian surface around a point charge or a continuous charge distribution is an imaginary closed surface at every point of which electric intensity or electric field intensity is same. It may lie in empty space or it may be embedded in a solid body. Okay, so this is the definition. You can note this one. Then next topic is deduction of Coulomb's law from Gauss's theorem. कूलम लॉ को कैसे डिड्यूस करेंगे गॉस थ्योरम से. सेम केस फिर से हम यहाँ पे ले रहे हैं. ए चार्ज इज एट पॉइंट ओ, पॉजिटिव चार्ज, और इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है ये वाला, एंड स्मॉल एलिमेंट एरिया एलिमेंट ds has been considered here. So area vector of ds will be along this side, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगा. ठीक है, तो बाय गॉस लॉ कितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा? टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये स्टेटमेंट हमने वहाँ से ले ली. अब ई और डी एस का दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री है. तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस 0 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस. दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. सो ई डी एस, ई बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट होगी क्योंकि ई की वैल्यू. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओवर द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. So E, what is the integration of ds now? Again, this is the Gaussian surface. Here it is of spherical in shape. So E into 4 pi r square. क्योंकि ds को जब आप इंटीग्रेट करोगे you will get the total this surface area of sphere, that is 4 pi r square. So this is equal to q by epsilon naught. Right? Now electric field E की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. Taking 4 pi r square to right hand side, you will get q upon 4 pi epsilon naught r square. Okay. Now if a charge q naught is placed at a point where a is calculated, मान लो q naught चार्ज यहीं रख दिया हमने जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस फोर्स चार्ज विल बी क्यू नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपके पास चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द फोर्स. सो एफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सो you must be remembering this is the Coulomb's law. So this is how we can deduce Coulomb's law from Gauss law. Okay, so इस वीडियो में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की कोशिश आपने करनी है. जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपने मुझे गूगल ऐप पे, क्लासरूम ऐप पे डालनी है. वी विल डिस्कस. ओके, थैंक यू वेरी मच. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ. थैंक यू.